हेलो एंड वेलकम टू लेट्स क्रैक इट। मेरा नाम है अभिषेक और हम उत्तराखंड का एक नया टॉपिक लेके आए हैं। इसमें मिनिस्टर्स पोर्टफोलियो यानी कि उत्तराखंड में जितने भी मिनिस्टर्स हैं उनके पास कौन कौन से पोर्टफोलियोज़ हैं और उत्तराखंड की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो किस तरीके से वर्क करती है या उसमें कितने मेंबर्स हैं, तो उनके बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं ये और बता देता हूँ आपको कि आप इस चैनल की जितनी भी वीडियोस अपलोड होती हैं उसको आप टेलीग्राम चैनल से पता चल सकता है आपको कि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो उत्तराखंड का अगर हम मिनिस्टर्स का पोर्टफोलियो पढ़ें, उसमें समझें, तो उत्तराखंड लेजिस्लेटिव असेंबली को हम उत्तराखंड विधानसभा भी कहते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। साथ ही साथ ये यूनिकैमरल है। यूनिकैमरल का मतलब है यहाँ पे सिर्फ एक ही हाउस है, एक ही सदन है हिंदी में कहें तो। और इसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है, लेजिस्लेटिव असेंबली ही सिर्फ है। गवर्निंग एंड लॉ मेकिंग बॉडी है ये उत्तराखंड की, और इसकी सीट जो है वो देहरादून में है, जो कि अभी इंटरिम कैपिटल है उत्तराखंड की। और यहाँ पे 70 मेंबर्स हैं जो कि लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स कहा जाता है, यानी कि 70 एमएलएज हैं यहाँ पे। पहले 71 हुआ करते थे, वो आगे हम पढ़ेंगे कैसे 71 से वापस अब 70 रह गए हैं। करंट जो चीफ मिनिस्टर उत्तराखंड के, ये हाउस के लीडर भी होते हैं, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हैं। ये स्पीकर जो है असेंबली के वो प्रेमचंद अग्रवाल हैं, और बेबी रानी मौर्य जो हैं ये उत्तराखंड की गवर्नर हैं। तो 2002 से लेके 2020 तक, यानी कि करीब करीब 18-19 साल जो है, उत्तराखंड लेजिस्लेटिव असेंबली में 71 सीट्स थी, जिसमें से कि एक सीट रिजर्व रहा करती थी एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लिए। लेकिन 25 जनवरी 2020 को जब 104th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ या 126th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पास हुआ, तो उसने जो एंग्लो इंडियंस के लिए जो एक सीट रिजर्व रहती है स्टेट्स में और 2 सीट रिजर्व रहती थी लोकसभा में, उसको ख़त्म कर दिया है। तो अब ये वापस से हमारी स्ट्रेंथ 71 से घटकर 70 हो गई है। अगर हम डेप्यूटी स्पीकर देखें तो इस टाइम हाउस के डेप्यूटी स्पीकर है रघुनाथ सिंह चौहान, ये बीजेपी से बिलोंग करते हैं। लीडर ऑफ द हाउस त्रिवेंद्र सिंह रावत, जो चीफ मिनिस्टर हैं इस टाइम पे, वो भी बीजेपी से बिलोंग करते हैं। और लीडर ऑफ अपोजिशन जो है वो इंदिरा हृदयेश हैं, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस से बिलोंग करती हैं। चीफ सेक्रेटरी जो हैं उत्तराखंड स्टेट के भी, वो ओम प्रकाश जी हैं, ये IAS ऑफिसर होते हैं। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट देखें कि कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या रिक्वायरमेंट दी है, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के लिए कि रिक्वायरमेंट है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होना चाहिए हर स्टेट में, जो कि एड करेगा और एडवाइस करेगा गवर्नर्स को कुछ डिसीजंस लेने में। तो आर्टिकल 163 और आर्टिकल 164 इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए हैं। तो आर्टिकल 163 कॉन्स्टिट्यूशन का क्या कहता है कि देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद द चीफ मिनिस्टर एट द हेड टू एड एंड एडवाइज द गवर्नर इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शन, except in so far as he is by or under this constitution required to exercise his functions or any of them in his discretion। अगर गवर्नर को कोई काम डिस्क्रिशन पे करना है तो वो अपनी हेल्प से भी कर सकते हैं, अपने आप भी डिसीजन ले सकते हैं। नहीं तो बाकी सभी डिसीजंस जो गवर्नर लेंगे, वो डिसीजंस वो एड एंड एडवाइस पे लेंगे, किसकी? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, जिसको हेड कौन कर रहे होंगे? चीफ मिनिस्टर उस स्टेट के हेड कर रहे होंगे। अगर कोई क्वेश्चन राइज होता है वेदर एनी मैटर इज or is not a matter as respects with the governor is by or under this constitution required to act in his discretion, the decision of the governor in his discretion shall be final। अगर अब ये भी डिपेंड करता है कि क्या ये मैटर गवर्नर की डिस्क्रिशन का है या नहीं है, तो वो भी गवर्नर ही डिसाइड करेंगे कि क्या वो मैटर उनकी डिस्क्रिशन से ही हो सकता है या उसके लिए और भी किसी से कंसल्टेशन करने की ज़रूरत है। And the validity of anything done by the governor shall not be called in question on the ground that he ought or ought not to have acted in this discretion। तो उनका किसी भी एक्टिविटी को कहीं पे भी क्वेश्चन नहीं किया जाएगा किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में। और जो क्वेश्चन है वेदर एनी एंड इफ सो व्हाट एडवाइस वाज टेंडर्ड बाय मिनिस्टर्स टू द गवर्नर शैल नॉट बी रिक्वायर्ड इनटू इन एनी कोर्ट। अब मिनिस्टर्स अगर जो भी एडवाइस, एड एंड एडवाइस जो गवर्नर को देंगे, वो कभी भी एड एंड एडवाइस किस मिनिस्टर ने दी है, ऐसा कभी भी किसी भी कोर्ट में, चाहे वो हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, किसी भी कोर्ट में उसको क्वेश्चन नहीं किया जाएगा। दिस मीन्स दैट द मिनिस्टर्स सर्व अंडर द प्लेजर ऑफ द गवर्नर एंड ही एंड शी मे रिमूव देम ऑन द एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर वन एवर दे वॉन्ट। हाँ, तो जो मिनिस्टर्स होते हैं वो गवर्नर की प्लेजर पे काम करते हैं, और चीफ मिनिस्टर की एडवाइस पे गवर्नर जो है उनको कभी भी हटा सकते हैं। और कोई प्रोविजंस हैं तो आर्टिकल 164 कहता है कि चीफ मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। तो चीफ मिनिस्टर या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो अपॉइंट किए जाते हैं वो आर्टिकल 164 के तहत अपॉइंट करते हैं, और आर्टिकल 163 कहता है कि चीफ मिनिस्टर विद द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होने चाहिए, जिससे कि गवर्नर को एड एंड एडवाइस मिल सके। तो और अगर आपके सामने क्वेश्चन आए कि चीफ मिनिस्टर किस आर्टिकल के तहत अपॉइंट होते हैं, तो आर्टिकल 164 है। तो चीफ मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड by the governor and the other ministers shall be appointed by the governor on the advice of the chief minister।
पहले तो गवर्नर चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट कर देंगे और फिर चीफ मिनिस्टर जिन जिन को कहेंगे उनको गवर्नर जो है मिनिस्टर्स अपॉइंट कर देंगे। एंड द मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर, प्रोवाइडेड दैट इन द स्टेट्स ऑफ बिहार, एमपी एंड उड़ीसा देयर शैल बी अ मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ ट्राइबल वेलफेयर who may in addition be in charge of the welfare of the scheduled castes and backward classes or any other work। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको मैंने अंडरलाइन भी किया हुआ है, इसको आपको हमेशा ध्यान रखना है। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो किसको रिस्पॉन्सिबल होगी कलेक्टिवली? स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली को। और अगर यही चीज़ हम पार्लियामेंट में पूछते तो पार्लियामेंट में वहाँ पे किसको रिस्पॉन्सिबल होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स? वो लोकसभा को रिस्पॉन्सिबल होते हैं। बिफोर अ मिनिस्टर एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस द गवर्नर शैल एडमिनिस्टर टू हिम द ओथ्स ऑफ ऑफिस एंड ऑफ सीक्रेसी, सीक्रेसी की ओथ मिलेगी उनको, ठीक है। अ मिनिस्टर हु फॉर एनी पीरियड ऑफ 6 consecutive months इज नॉट अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट शैल एट द एक्सपायरेशन ऑफ दैट पीरियड सीज टू बी अ मिनिस्टर। तो यानी कि अगर किसी पर्सन को मिनिस्टर बनाया जाता है तो विद इन 6 months उसको ये प्रूव करना होगा कि हाँ वो उस हाउस का मेंबर है, चाहे तो वो चुनकर है या कोई उसे नॉमिनेट करे, किसी भी तरह ऐसा है, लेकिन वो उसको मेंबर बनना पड़ेगा हाउस का। तो इससे हमें दो चीज़ें पता चलती हैं कि एक तो बिना मेंबर बने आप मिनिस्टर बन सकते हैं और दूसरा आपको मिनिस्टर बने रहने के लिए विद इन 6 months उस हाउस का मेंबर बनना पड़ेगा। The salaries and allowances of ministers shall be such as the legislature of the state may from time to time by law determines। तो सैलरीज और अलाउंसेज जो है मिनिस्टर्स की वो टाइम टू टाइम जो डिटरमाइन करेगा लेजिस्लेचर उसी बेसिस पे होगी। शैल बी स्पेसिफाइड इन द सेकंड शेड्यूल। तो जो 12 शेड्यूल्स हैं उनके लिए भी ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि जो 12 शेड्यूल्स हैं उसमें जो सेकंड शेड्यूल है वो बताता है कि किस तरीके से ओथ, सैलरीज, इमोल्यूमेंट्स जो चीज़ें हैं वो सेकंड शेड्यूल जो है हमको बताता है। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि कौन कौन कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उत्तराखंड गवर्नमेंट में, उनके पास क्या क्या पोर्टफोलियोज़ हैं, उनका डेजिग्नेशन क्या है, तो ये सब चीज़ें हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे नेम लिखा हुआ है और कॉन्स्टिट्यूएंसी लिखी हुई है कि वो किस कॉन्स्टिट्यूएंसी से बिलोंग करते हैं, उनका डेजिग्नेशन क्या है और उनके पास कौन कौन से पोर्टफोलियो है। तो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी देखते हैं सबसे पहले, जो हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हैं, ये डोईवाला से बिलोंग करते हैं, डोईवाला कॉन्स्टिट्यूएंसी से ये जीत कर आए हैं, एमएलए बने हैं। उनके पास बहुत सारे पोर्टफोलियोज़ हैं जैसे कि होम डिपार्टमेंट, कॉन्फिडेंशियल, पर्सनल, विजिलेंस, लॉ एंड जस्टिस, सेक्रेटेरिएट, एडमिनिस्ट्रेशन, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, विजिलेंस, सुराज, करप्शन इरेडिकेशन, पब्लिक सर्विस, पब्लिक ग्रीवियंसेस, स्टेट प्रॉपर्टी, पब्लिक वर्क्स, रूरल डेवलपमेंट, इंफॉर्मेशन, रूरल वर्क्स, रूरल रोड्स एंड ड्रेनेज, सिविल एविएशन, एनर्जी, ऑल्टरनेटिव एनर्जी, मेडिकल सर्विसेज, मेडिकल एजुकेशन, फैमिली वेलफेयर, डिजास्टर मैनेजमेंट, रेवेन्यू एंड लैंड मैनेजमेंट, सोल्जर वेलफेयर, टेक्निकल एजुकेशन, प्लानिंग, एक्सटर्नल असिस्टेड प्रोजेक्ट्स, जेल, स्मॉल मीडियम एंड माइक्रो एंटरप्राइज, खादी विलेज इंडस्ट्रीज़, फूड एंड सिविल सर्विसेज, फूड प्रोसेसिंग, साइंस एंड टेक, बायोटेक, पार्लियामेंट्री वर्क, लेजिस्लेटिव लैंग्वेज और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि फाइनेंस, कमर्शियल टैक्स, स्टैम्प्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, शुगर केन डेवलपमेंट एंड शुगर केन इंडस्ट्री। तो ये काफ़ी सारे जो पोर्टफोलियो हैं वो हमारे चीफ मिनिस्टर हैंडल करते हैं। नेक्स्ट आते हैं श्री सतपाल महाराज, ये चौबट्टा खाल से हैं और ये कैबिनेट मिनिस्टर हैं। इनके पास कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं? इरिगेशन, फ्लड कंट्रोल, माइनर इरिगेशन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर मैनेजमेंट, इंडो नेपाल उत्तराखंड रिवर प्रोजेक्ट्स, टूरिज्म, पिलग्रिमेज एंड रिलीजियस अफेयर्स एंड कल्चर। तो यानी कि जो पानी से रिलेटेड, इरिगेशन से रिलेटेड चीज़ें हैं, टूरिज्म से रिलेटेड चीज़ें हैं और कल्चर या पिलग्रिमेज से रिलेटेड चीज़ें हैं, वो श्री सतपाल महाराज यानी कि ये हमारे यहाँ के पर्यटन विकास मंत्री भी हैं, पर्यटन मंत्री भी आप कह सकते हैं इनको। ये चौबट्टा खाल से बिलोंग करते हैं। तो आपको इनका नाम, पोर्टफोलियो और ये किस कॉन्स्टिट्यूंसी से बिलोंग करते हैं ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट इज हरक सिंह रावत। ये हरक सिंह रावत जी हैं, ये कोटद्वार से बिलोंग करते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं। ये इनके पास कौन कौन से हैं पोर्टफोलियोज? तो वो हैं फॉरेस्ट्स एंड वाइल्ड लाइफ, इन्वायरमेंट एंड सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल, लेबर, एम्प्लॉयमेंट, ट्रेनिंग, आयुष एंड आयुष एजुकेशन। श्री मदन कौशिक जी हरिद्वार से बिलोंग करते हैं, ये अर्बन डेवलपमेंट, हाउसिंग, राजीव गांधी अर्बन डेवलपमेंट, सेंसस, रीऑर्गेनाइजेशन एंड इलेक्शन। श्री यशपाल आर्य ये बाजपुर से बिलोंग करते हैं और इनके पास हैं ट्रांसपोर्ट, सोशल वेलफेयर, माइनॉरिटी वेलफेयर, स्टूडेंट वेलफेयर, रूरल पॉन्ड्स डेवलपमेंट, मार्जिनल एरिया डेवलपमेंट, रेंज डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट और बैकवर्ड एरिया डेवलपमेंट। अरविंद पांडे जी ये गदरपुर से बिलोंग करते हैं, यानी कि यहाँ से चुन कर आए हैं गदरपुर से। तो स्कूल एजुकेशन, एडल्ट एजुकेशन, संस्कृत एजुकेशन, स्पोर्ट्स, यूथ वेलफेयर, पंचायती राज, ये इनके पास डिपार्टमेंट हैं।
सुबोध उनियाल जी नरेंद्र नगर से चुन कर आए हैं ये। इनके पास एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, एग्रीकल्चरल प्रोसेसिंग, एग्रीकल्चरल एजुकेशन, गार्डन एंड फ्रूट इंडस्ट्रीज़ और सिल्क डेवलपमेंट, यानी कि जितना भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीज़ें हैं वो सुबोध उनियाल जी के पास है। नेक्स्ट आते हैं रेखा आर्या, ये सोमेश्वर से हैं। देखो अब तक 7वें नंबर तक जितने भी मिनिस्टर्स आए हैं सब कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, और रेखा आर्या से जो सोमेश्वर से आती हैं ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, इंडिपेंडेंट चार्ज है इनके पास। इनके पास कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं? विमेन वेलफेयर एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, फॉडर एंड मेडोज़ डेवलपमेंट है, एनिमल हस्बेंड्री है, शीप एंड गोट हस्बेंड्री है और फिशरीज़ है। और लास्ट में आते हैं धन सिंह रावत जी, ये श्रीनगर से बिलोंग करते हैं, ये भी मिनिस्टर ऑफ स्टेट है इंडिपेंडेंट चार्ज के साथ। इनके पास कोऑपरेटिव्स, हायर एजुकेशन, डेली डेवलपमेंट एंड प्रोटोकॉल, तो ये सब चीज़ें इनके पास आती हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। इसमें हमने ये देखा कि उत्तराखंड में जो मिनिस्टर्स हैं उनके पास क्या क्या पोर्टफोलियोज़ हैं। सो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। आप इससे नोट्स बना लीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। लेकिन ये ज़रूरी है कि आपको टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करना है, जिससे कि आपको सारे अपडेट्स वहाँ पे मिलते रहें। सो थैंक यू एंड बाय बाय।